हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिटी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरेंस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले हमने कई वीडियोस ऑलरेडी देखा जिसके अंदर हमने आपके जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरेंस से लास्ट ईयर आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 18 नवंबर 2021 के इवनिंग शिफ्ट में जो आपसे जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी इसकी जो मॉर्निंग शिफ्ट थी, इसकी जो नून टाइम की शिफ्ट थी और आपके 16 और 17 जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे, ऑलरेडी हम 5 से 6 वीडियो कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दो, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जब भी चैनल पे वीडियोज़ आए तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से लास्ट ईयर आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरेंस से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये रहा आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन, और आप सभी को क्या काम करना है कि जब तक मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड करूँगी, आपको हर एक क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट के साथ में बताना है, और आपको वीडियो के एंड में ये बताना है कि आउट ऑफ 25 आप सभी का स्कोर कैसा रहा। वैसे तो इस बार आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन लास्ट ईयर था 25 पूछा गया था, तो इससे आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आप लोगों को अभी तक आपके एग्जाम की कितनी तैयारियाँ हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, केंद्रीय बजट 2020 में वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है। हाउ मच फंड्स वर एलोकेटेड फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन यूनियन बजट 2020। आपके पास नीचे 4 ऑप्शंस दिए, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। इन लोगों ने कितने कितने फंड यहाँ पर एलोकेट किए थे यूनियन बजट 2020 में। तो आप सभी ने इसको अच्छे तक खासे तरीके से पढ़ा है। कितने? आपके 9,500 करोड़, कितने? 9,500 करोड़ का फंड यहाँ पर इन्होंने दिया था। तो आपके पहले का क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर सी बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये रहा आप सभी के सामने, जिसमें आप सभी से पूछा जा रहा है, इनमें से किस शब्द का प्रयोग उन प्रजातियों के लिए किया जाता है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक निवासी नहीं हैं लेकिन प्रणाली से परिचित नहीं है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना आप सभी को। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर स्पीसीज विच आर नॉट द नेचुरल इनहेबिटेंट्स ऑफ द लोकल हैबिटेट बट आर इंट्रोड्यूस नॉट इन द सिस्टम। आपके ऑप्शंस हैं एक्सोटिक, बायोमी, अबायोटिक या फिर एंडेमिक, यानी कि विदेशी, बायोम, अजैव या फिर स्थानिक। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर इनमें से कौन सा शब्द का प्रयोग उन प्रजातियों के लिए किया जाता है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक निवासी नहीं हैं लेकिन प्रणाली से परिचित नहीं है। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऐसे स्पीसीज को क्या कहा जाता है? उन्हें बोला जाता है आपके एक्सोटिक, यानी कि विदेशी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी लोगों ने ए बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ देख सकते हो, आपकी इन्वेसिव स्पीसीज यानी आक्रामक जातियाँ, ऑल्सो कॉल्ड द इंट्रोड्यूस स्पीसीज, अलाइन स्पीसीज भी इनको कहा जाता है और एक्सोटिक स्पीसीज भी इन्हें कहा जाता है, यानी कि इन्हें विदेशी प्रजातियाँ भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा आप सभी के सामने, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है अक्टूबर 2020 तक विश्व इस्पात संघ यानी कि विश्व इस्पात के अनुसार इनमें से कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन द सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड एज पर द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन एज ऑफ अक्टूबर 2020। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, चाइना,
म्यांमार या फिर आपका है जापान। तो जल्दी से बताओ, अक्टूबर 2020 की यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, इसमें जो आपका वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन था, इसमें सेकंड यानी दूसरे नंबर पे कौन सा स्टील प्रोडक्ट प्रोड्यूसर हमारे पूरे भारत में यानी पूरे संसार में, सॉरी, कौन था? इंडिया था, चाइना था आपका, या फिर म्यांमार था, या फिर जापान था? तो आप सभी को पता है सेकंड लार्जेस्ट क्या था आपका? इंडिया यानी कि भारत। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया वो बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, देख सकते हो अक्टूबर 2020 तक आपका जो इंडिया है इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर था। ठीक है, एशिया का। उसके बाद आप देखोगे कितना इन्होंने कितना प्रोड्यूस किया था स्टील 2021 में, उसके बाद चाइना ने कितना किया था। तो भारत आपको याद रखना है दूसरे नंबर पे था। इस तरीके के आपको करंट अफेयर करके जाने इस साल के लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है, सितंबर 2021 में आपका जो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन थे? इन सितंबर 2020 हु बिकेम द फर्स्ट आईएएस ऑफिसर टू विन अ मेडल एट द पैरालंपिक? आपके ऑप्शन है सिनराज आराधना, निशांत कुमार, सुहास यतिराज, देवेंद्र झाझेरिया। तो जल्दी से बताओ कौन सा इसमें से पहला आईएएस ऑफिसर बना था? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो भी राइट आंसर है आपको कमेंट के साथ इस तरीके से बताना है। ठीक है, तो आप सभी को पता है 2021 में सबसे पहले आपके आईएएस अधिकारी जो बने थे वो कौन थे? सुहास यतिराज। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने भी सी बताया वो बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। आपके जो सुहास यतिराज ने टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। ठीक है, कहाँ पर? आपके फर्स्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में, या आपके टोक्यो ओलंपिक के सबसे पहले थे जिन्होंने यहाँ पर आईएएस बने थे। ठीक है, नाम याद रखना, इस बार का भी याद रखना आप सभी को। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है आपका, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ इन डैश इन विच सेप्टेम्बर 2021? लेफ्टिनेंट जनरल थे आपके गुरमीत सिंह को सितंबर 2021 में कौन से राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? कहाँ पर नियुक्त किया गया था? नागालैंड में, तमिलनाडु में, पंजाब में, या फिर उत्तराखंड में? तो जल्दी से आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से इनको जनरल गुरमीत सिंह जो है इन्हें कहाँ पर अपॉइंट किया गया था एज अ गवर्नर जनरल? तो याद रखना, एज अ गवर्नर अगर मैं बात करूँ आपके लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को सितंबर 2021 को कहाँ पर अपॉइंट किया गया था? वो किया गया था उत्तराखंड में। ठीक, तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जल्दी जल्दी हम करेंगे क्योंकि आपको बहुत और जल्दी जल्दी इसी तरीके से आपको करना है ताकि आपके एग्जाम में आपका ये कुछ भी छूटे नहीं, आप सब कुछ अच्छे से करके जाएं। सिक्स्थ क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, वेयर वॉज द नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 हेल्ड? राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में कहाँ आयोजित की गई थी? चंडीगढ़ में, लखनऊ में, गुवाहाटी में, या फिर इंदौर में? तो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? चंडीगढ़, लखनऊ, गुवाहाटी, या फिर इंदौर? तो याद रखना आपका जो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ था 2019 में वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था आपके गुवाहाटी में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो जितने भी लोगों ने सी बताया वो आप सभी सही है। तो आप लोग एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हो कि द नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो 2019 में हुआ था ये गुवाहाटी में हुआ था। आपकी सानिया नेहवाल ने यहाँ पे पीवी संधू को हराया था। बहुत साफ सीधी अच्छे से तरीके से आप लोगों ने देखा है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि सबसे ज़्यादा आपको मैं यही कहूँगी करंट अफेयर पे आपको ध्यान रखना है। 20 क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी आपका मेनली फोकस ना स्पोर्ट्स के सेक्शन को तो अच्छे तरीके से पढ़ के जाओ। पहले भी प्रीवियस वीडियो में आपको कहा था मैंने कि कम से कम 7 से 8 महीने का आपको अच्छे खासे तरीके से करंट अफेयर पता होनी चाहिए। तो स्पोर्ट्स का सेक्शन ज़्यादा अच्छे से करना, स्पोर्ट्स से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, द लास्ट नवाब ऑफ अवध वॉज? अवध का जो अंतिम नवाब है वो कौन थे? वाजिद अली शाह, मिर्ज़ाफ़र, मंसूर अली खान और अलीवर्दी खां। यहाँ पे कुछ आपके साइंस और एसएसटी के भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो बेसिक क्वेश्चन आते हैं।
तो आपको इतना डिटेल में कोई भी टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से करना है, इतना कि आप लोग ये क्वेश्चंस के आंसर कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे लास्ट नवाब जो अवध का है, आप सभी को पता है कौन थे, वाजिद अली शाह, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी लोगों ने ए बताया वो बिल्कुल सही है, यहाँ पे तो आप में से किसी का गलत होना नहीं चाहिए था। वाजिद अली शाह जो है अवध के 5वें शासक थे, जिन्होंने 1847 से लेकर के 1856 तक शासन किया था। वह अवध के नवाब भी थे और उन्होंने 1856 में, कब, 1856 में, आपके रिवॉल्ट ऑफ 1857 से पहले के कुशासन के आधार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राज्य पर कब्जा कर लिया था, ठीक। कौन थे वो, वाजिद अली शाह। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी से क्या पूछा गया है कि संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, अंडर विच द अमेंडमेंट वॉज गोवा अकॉर्डिंग द स्टेटस ऑफ फुल फ्लैंज स्टेट 56, 52, 61, 71। तो कौन सा अमेंडमेंट, कौन सा संशोधन है जिसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? ये तो आप सभी ने अच्छे खासे तरीके से पढ़ा हुआ है और सबको पता है कि वो कौन सा अमेंडमेंट था, आपका 56, ठीक है। तो 8 का आंसर ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। आप सभी ने ए बताया भी होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके बारे में आपने अच्छे खासे तरीके से पढ़ा है, क्योंकि पॉलिटी के सेक्शन में आपको सारे अमेंडमेंट पता होने चाहिए, सारे आर्टिकल्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1987 में आपके 56 संशोधन अधिनियम ने गोवा विधानसभा की शक्ति को न्यूनतम कितने 30 सदस्यों पर निर्धारित किया था? अतिरिक्त पटना राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 168 टू 212 यानी 212 और आर्टिकल 168 था। चलो आगे बढ़े, सारे आर्टिकल्स अच्छे से करने हैं आपको, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय अ वायरस ट्रांसमिटेड प्राइमरली बाय एड्स मॉस्किटोज। इनमें से कौन सा रोग प्राथमिक रूप से एड्स मच्छरों द्वारा प्रसारित विषाणु के कारण होता है? मलेरिया, आपका विनम्रता, जीका फीवर, या फिर आपका है तुरेमिया। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, किससे आपको प्राथमिक रूप से एड्स मच्छर द्वारा प्रसारित विषाणु के कारण होते हैं? तो ये आपको सभी को पता है कि ये जो हमारा कौन सी बीमारी होती है, तो उससे होता है आपका जीका बुखार यानी जीका फीवर। तो 9th का राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जीका वायरस जो है इज ट्रांसमिटेड प्राइमरली बाय एड्स मॉस्किटोज विच बाइट मोस्टली ड्यूरिंग द डे, और मोस्ट पीपल विद जीका वायरस इन्फेक्टेड डू नॉट डेवलप सिम्टम्स लाइक दोज हु वॉन्ट डू नॉट टिपिकली हैव सिम्टम्स, जैसे कि रैशेस देखने को मिलेंगे, फीवर होगा उनको, कंजक्टिविस्ट होंगे, मसल्स जॉइंट पेन आपको देखने को मिलेंगे, हेडेक होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस फीवर में, इस वायरस में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आपका हिस्ट्री से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज्ड ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज फाउंड एट। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार का एक शिलालेख पाया गया था, कहाँ पर? कालीबंगा में, बनावली में, कोड्डीजी में, या फिर धोलावीरा में। तो जल्दी से बताइए कहाँ पर आपको ये देखने को मिला था? तो ये मिला था आपके धोलावीरा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धोलावीरा में आपके हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार का एक शिलालेख पाया गया था, कहाँ पर? धोलावीरा में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग सभी देख सकते हो कि आपका जो इंस्क्रिप्शन है, धोलावीरा शहर में हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्ह वाले एक शिलालेख की खुदाई की गई थी। साथ ही आपके कहाँ पे, बनावली से हल की एक टेराकोटा प्रतिक्रिया की भी खोज हुई थी। तो आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ ये भी याद रखना है कि अगर टेराकोटा आपका पूछा जाए, टेराकोटा का एक प्लो मिला था, हल मिला था, ये कहाँ डिस्कवर हुआ था, तब आपका राइट आंसर होगा बनावली। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बेसिन की संधि किस वर्ष हुई थी? ये हिस्ट्री का तीसरा क्वेश्चन है, लेकिन आपके पास 20 है, तो इस बार हिस्ट्री से 2 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, क्या पता एक ही है, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। इन विच ईयर वॉज द ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन हुआ था? पहली चीज़ तो याद रखना, ये संधि किसके बीच में साइन हुई थी? तो बेसिन की जो ट्रीटी, संधि जो साइन हुई थी, वो बाजीराव सेकंड के बीच में हुई थी और मराठा पेशवा के बीच में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पूना में हुई थी, इन इंडिया एंड द ब्रिटिश। तो याद रखना है, इन्होंने साल पूछा है, तो इनमें से इस बार साल पूछा है, तो
अगली बार ये भी पूछ सकता है कि ये संधि किसके बीच में हुई थी, तो आपको ये सारा कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से बताओ कि ये जो ट्रिटी है, ये जो संधि है, कब साइन हुई थी? 1801 में, 1810 में, 1820 में या फिर 1802 में? तो आप सभी को पता है कि ट्रिटी ऑफ बेसिन जो साइन हुई थी वो हुई थी 1802 में। तो 11th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो जितने भी लोगों ने डी बताया वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 को साइन हुआ था बाजीराव द्वितीय के बीच में भारत में पूना, जिसको आज के टाइम पे आप पुणे कहते हो, कि मराठा पेशवा और अंग्रेजों के बीच में ये समझौता हुआ था, जिसमें मराठा संघ के टूटने का ये एक निर्णायक कदम भी रहा है। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कि विच फोर्ट इज रिगार्डेड एट द फर्स्ट पिलर ऑफ द मराठा वॉर। मराठा साम्राज्य का यहाँ पे पहला स्तंभ जो है किस किले को माना जाता है? आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है, जिसमें से आपको बताना है कि इसमें से मराठा का इसमें से पहला पिलर जो है, जो पहला स्तंभ जो है, वो किस किले को माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना वो था आपका प्रचंडगढ़, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा 12th का? ऑप्शन नंबर बी, प्रचंडगढ़ मराठा साम्राज्य का सबसे पहला स्तंभ के सबसे पहले किले को माना जाता है, वो है प्रचंड किले को माना जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जितने भी लोगों ने बी बताया वो बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। प्रचंडगढ़, इसे तोरण किला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तोरण फोर्ट के नाम से भी आप लोग इसको जानते हो, जो कि पूना में आपको देखने को मिलने वाला है, और ये मराठा का पहला पिलर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे अगेन क्वेश्चन पूछा है आपके पॉलिटी से। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की इनमें से किस अनुसूची के तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित हैं? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आर द गैंगेटिक डॉल्फिन प्रोटेक्टेड? 7th शेड्यूल में बताया गया है, 3rd में बताया गया है, 5th में या फिर 1st में? तो जल्दी से बताओ इसमें से कौन सी अनुसूची में, कौन से शेड्यूल में आपके गैंगेटिक डॉल्फिन के प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बनाया गया था? तो याद रखना वो एक्ट था आपका पहला। कौन सा शेड्यूल था? पहली सूची थी। तो क्वेश्चन नंबर 3rd का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो जितने भी लोगों ने डी बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट शेड्यूल आपका दिया गया था गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए, और यहाँ कौन से रिवर आपको दिखेंगे? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, ठीक है। ये नदियाँ आप ये पाई जाती हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। आपसे एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, सॉरी, ठीक है। तो फिजिक्स जिसकी साइंस वीक है, जो शायद कुछ साइंस के स्टूडेंट्स भी नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए, 10th तक सबने पढ़ी होगी। तो यहाँ से उतने से ही क्वेश्चन आता है। इसने बोला है इफ़ एन इज़ द एनर्जी लेवल इंडेक्स ऑफ एन एटम देन फॉर द एम शेल एन इज़ इक्वल टू। तो आपको बताना है 2, 1, 4, 3 इसमें से राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14 का डी है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं चाहूँगी जितने भी इस वीडियो के साइंस साइंड वाले एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, आप लोग इसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएंगे कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कैसे आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में पूछा है बजट प्रभाग जो भारत का केंद्रीय बजट तैयार करता है, वित्त मंत्रालय के तहत कौन से विभाग का एक ये हिस्सा है? द बजट डिवीजन दैट प्रिपेयर द यूनियन बजट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डैश अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आपके ऑप्शन हैं इकोनॉमिक अफेयर्स, रिवेन्यू, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जल्दी से बताओ 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो वो इन्वॉल्व है आपके इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि आर्थिक मामले में। तो आपके 15 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बहुत ही इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है। एफपीआई आपका यहाँ पर दिया है और आपको बताना है कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स पैसिवली हेल्ड बाय द फॉरेनर इन्वेस्टर। आपको यहाँ पर बस कुछ नहीं करना, एफपीआई की फुल फॉर्म पूछी गई है वो बताना है। फाइनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेनर पेमेंट इन्वेस्टमेंट होता है, फाइनल पेमेंट इन्वेस्टमेंट होता है या फिर फॉरेनर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। तो एफपीआई की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पूछी गई है। तो एफपीआई की करेक्ट क्या फुल फॉर्म होती है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है।
तो जितने भी लोगों ने डी बताया वो बिल्कुल सही है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम बिकेम द रनर अप एट IPL 2020? इनमें से कौन सी टीम IPL 2020 में उप विजेता बनी थी? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, सनराइजर हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस। तो आप सभी को पता है इसमें जो रनर अप बने थे IPL 2020 में वो कौन बने थे? वो बने थे दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया आप सभी से, आपको एक बुक तो एक क्वेश्चन तो बनता है कि वॉकिंग विद द कमरेड्स ये किताब किसने लिखी थी, कौन से लेखक ने लिखी थी? किरण देसाई ने, अरुंधति रॉय ने, विक्रम सेठ ने, झुम्पा लाहिरी ने। तो एक बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अब उसके लिए आपको इतनी सारी बुक्स अगर आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इतने सारे बुक्स तो हम नहीं कर सकते हैं ना, कितनी सारी बुक्स लिखी, अगर आप पढ़ सकते हो तो करो, क्योंकि एक क्वेश्चन आ भी सकता है और ज़रूरी नहीं है कि आपके उसमें आए भी। तो आपको जो लगे, अगर आप पढ़ना चाहो तो कर सकते हो, न इस वाले सेक्शन को आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बुक्स एंड ऑथर से भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपसे पूछा है वॉकिंग विद द कमरेड्स जो है ये बुक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? आप सभी को पता होगा ये अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई थी। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो बी आपका इसका राइट आंसर है। यहाँ पर देख सकते हो ये बुक कुछ इस तरीके से दिखती है, वॉकिंग विद द कमरेड 2011 में। यहाँ पर आप देखोगे ये अरुंधति रॉय ने इस किताब को लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। द टॉम ऑफ द इत्माद उद दौला इज सिचुएटेड इन? इत्माद उद दौला का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, शाहजहानाबाद में, औरंगाबाद में या फिर आगरा में? तो ये तो सभी को पता है कि इत्माद उद दौला का जो मकबरा है ये आपका कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो आप लोगों ने सभी ने यही बताया होगा। एक्सप्लेनेशन देख सकते हो और ये देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का मकबरा दिखता है। ठीक है, कहाँ पर है? आगरा, उत्तर प्रदेश। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन सी परिस्थितियाँ काफ़ी बागानों को नुकसान पहुँचा सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कुड हार्म कॉफ़ी प्लांटेशन? ठीक है, लोमी सॉइल कंटेनिंग ह्यूमस एंड मिनरल सच एज आयरन एंड कैल्शियम। दोमट मिट्टी जिसमें ह्यूमस और खनिज जैसे लोहे और कैल्शियम होगा, वो आपके कॉफ़ी प्लांटेशन को हार्म पहुंचा सकती है। या फिर रेन एट द टाइम ऑफ रिपनिंग ऑफ द बैरियर, जामुन के पकने के समय वर्षा होती है तब प्रॉब्लम होगी, या बारिश होगी आपकी इतने सेंटीमीटर में, या फिर हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट, गर्म और आर्द्र जलवायु की वजह से कॉफ़ी का जो बगान है उसको नुकसान हो सकता है। तो ये सिचुएशन कब होगी? तो इसको नुकसान तब होगा जब बारिश होगी, रेन एट द टाइम ऑफ रिपनिंग ऑफ द बेरीज, जब जामुन के पकने के समय पर वर्षा अगर हो गई तो आपके कॉफ़ी के जो बगान है उसको नुकसान होता है। तो 20 का राइट आंसर है आपका इसी में ऑप्शन नंबर बी। ये भी आपको समझ आ ही गया होगा कि इसका राइट आंसर ये क्यों है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के उत्तरी भाग में विरिंग का एक झरना कौन सी नदी के स्रोत है? अ स्प्रिंग एट विरिंग इज द सोर्स ऑफ विच रिवर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया? रावी रिवर, झेलम रिवर, बीस रिवर या फिर चेनाब रिवर? हिंदी में ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लेना। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन से नदी के पार्ट का आपका ये सोर्स देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी। ठीक है, बी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। उससे पहले एक्सप्लेनेशन देख सकते हो आप लोग, ठीक है, कि जो झेलम नदी है हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी में वेरीनाग में वसंत ऋतु में निकलती है और ये कश्मीरी घाटी से होकर वुलर झील से होकर ये बहती है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए क्योंकि कौन सी रिवर कहाँ से बहती है, कहाँ पे मिलती है, इस तरीके का क्वेश्चन भी देखोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट स्पेशल नेम इज गिवन टू द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड? द्रव्य द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या विशेष नाम दिया गया था? सरफेस टेंशन, आपका ब्यूएंसी, शीर या फिर ड्रैग? तो उसको दिया गया था ड्रैग। ठीक है, जिसको खींचना कहते हैं। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 23 हु वॉज अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर टू कम्बोडिया इन अक्टूबर 2020? अक्टूबर 2020 में कम्बोडिया के भारत में राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आपके पास है 4 ऑप्शन है, के नंदिनी सिंघला, नरेंद्र चौहान, मनीला जैन, देवंत उत्तम, खोबारा घड़े। जल्दी से बताओ राइट आंसर ऑप्शन नंबर 23 का ABCD क्या होगा? तो सबको पता है इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर?
जितने भी लोगों ने 23 का डी दिया वो बिल्कुल सही है। अब हम 24 की तरफ बढ़ते हैं। इन विच कंट्री और स्टेट ऑफ इंडिया इज टेंगबोचे मोनास्ट्री लोकेटेड? तेंगबोचे मठ जो है भारत के कौन से देश या राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, नेपाल में, भूटान में या फिर सिक्किम में? तो याद रखना ये आपके नेपाल में स्थित है। ठीक है, 24 का लास्ट ऑप्शन करेक्ट क्या है? बी ऑप्शन है, नेपाल में ये स्थित है। एक्सप्लेनेशन की भी बात कर लेते हैं, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये अगर बात होगी तो अच्छे मठ जो है आपको इसको और क्या थियांगो बोचे मठ भी दावा चौंगी गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है, इससे ये भी नाम जाता है। क्या पता आपसे ये भी पूछ लिया जाए, ये आपके नेपाल में स्थित है। ठीक है, चलिए आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप मुझे आउट ऑफ 25 आपका स्कोर कैसा रहा, आज की वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हो 25 में पूछा गया द इंटरनेशनल सत्वधानाम प्रोग्राम लॉन्च virtually by the president vice president in November 2022 is related to फूड सेफ्टी, लिटरेचर, इंडियन नेवी, मेडिसिन। आपको बताना है इनमें से जो नवंबर 2020 में उपराष्ट्रपति द्वारा अंबासी रूप से शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय सत्वधानाम कार्य किससे संबंधित था? फूड सेफ्टी यानी खाद्य सुरक्षा से, लिटरेचर यानी साहित्य से, इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना से, मेडिसिन यानी कि दवा से। तो ये आप सभी को पता है, इसका किससे रिलेटेड थी? साहित्य यानी कि लिटरेचर थे। सो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। ये देख सकते हो लिटरेचर यानी साहित्य सही है। इंटरनेशनल आपका जो अंतर्राष्ट्रीय सत्वधानाम कार्यक्रम जो है ये उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया था, ये आपको ऑलरेडी पता है। और उनका साहित्य उपलब्धि के रूप में अवधनाम ने तेलुगु भाषा की गौरवशाली परंपरा में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया था। तो स्टूडेंट ये था आपके ओवरऑल पूरा मैंने 18 नवंबर 2021 को तीनों शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन जनरल नॉलेज अवेयरेंस से पूछे थे सब कुछ करा दिया है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आउट ऑफ 25 आप सभी का स्कोर कैसा रहा। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी, वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट और क्वेरी है और आप मुझसे पर्सनली मुझसे कुछ भी डाउट क्वेरी पूछना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और ये व्हाट्सअप नंबर है, आपको यहाँ पर भी कोई भी मॉक टेस्ट लेना हो, कोई भी डाउट क्वेरी आप इस पर भी पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।